वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरो यारो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो हम देखने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज पढ़ेंगे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, 1 से 2 सवाल इसमें से आने तय हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स। ये जो लिस्ट बनाई गई है आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ये पंचायतों से संबंधित है। इसको रट जाइएगा बिल्कुल। 243 में दिया गया है पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, उसकी परिभाषाएं वगैरह। 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी जो है वो पंचायतों का सृजन है, 243 सी पंचायतों की संरचना है, सदस्य, अध्यक्ष इत्यादि। 243 डी में सीटों का आरक्षण है, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि। 243 एफ जो है वो सदस्यता से अयोग्यता। 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ हैं, प्राधिकार है, उत्तरादित्व है। 243 जी जो है ये शक्तियाँ हैं, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व है। 243 एच में पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। 243 आई जो है वो वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन है। 243 जे पंचायतों संबंधित लेखा का अंकेक्षण है। 243 के में पंचायतों का निर्वाचन है। 243 एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम जो है वो कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 एन पहले से विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का जारी रखना। और 243 ओ जो है वो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये जो आर्टिकल हैं पंचायतों से संबंधित, ये देख लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई होती है स्वशासन की। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है कम से कम 10 और अधिक से लगभग 20 वार्डों में जो है ये बांटी जाती है। ठीक है, 10 से लेकर कम से कम 10 वार्ड या फिर अधिक से अधिक 20 वार्डों में इसको बांटा जाता है हर ग्राम पंचायत को। और जो हर वार्ड होता है उसमें से एक पंच चुना जाता है। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होता है, निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है और वह जो कि गांव का मुखिया होता है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में और ज़्यादा दिखें तो देखिए, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। ये राज्य सूची का विषय है जो कि 7वीं अनुसूची में है और प्रविष्टि नंबर 5 राज्य सूची की। इस प्रकार जो ग्राम पंचायत जो होती है, पंचायत ये राज्य सरकार का विषय होती है और इसके गठन तथा चुनाव करने का अधिकार जो है वो राज्यों के ही पास होता है। अब इसके संवैधानिक दर्जे की अगर बात करें तो जो 43वां संविधान संशोधन 1992 का है, इसके द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसका जो अनुच्छेद 243 घ है, इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 243 घ में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनको पंचायतों में आरक्षण। ठीक है, फिर आगे बढ़ें तो इसमें साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट जो उठ के आया था प्रधान पति वाला, इससे अवेयर होंगे सब। ठीक है, प्रधान पति वाला कि गांव में जो है वो प्रधान, सरपंच वगैरह महिलाएं तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनको उस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता। उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं, वो उनका पुत्र हो, उनके ससुर हो, उनके पति हो, इन लोगों के पास अथॉरिटी रहती है। इससे वो प्रधान पति वाला कॉन्सेप्ट आया था, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। और मतलब इसमें जो भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की मांग जो है महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं की गई है। इनको 1/3 आरक्षण दिया गया है और उनके आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 243 घ में दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो स्थानीय स्तर पर एक स्वशासन की राज्य व्यवस्था है। और बलवंत राय मेहता, इससे रिलेटेड 2 लोग हैं। ठीक है, मेहता 2 हैं, एक बलवंत राय मेहता और दूसरे हैं अशोक मेहता। इन लोगों का देख लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे भी।
इसको बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है और ये एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकी संबंधों की अभिशासन संरचना है। फिर है पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समष्टि क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने की इसमें शक्ति होती है। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा लाइसेंस प्रदान करना, ठीक है, इन सब के लिए भी ग्राम सभा की अनुमति जो है आवश्यक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पंचायती राज का प्रधान जो है ये लक्ष्य ग्रामवासी शक्ति का विकेंद्रीकरण है आगे, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीति बना सके और उसको लागू कर सके। साथ ही साथ क्या है कि पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है और बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज तो संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, लोगों के द्वारा ही तो पंच सरपंच चुने जाते हैं। कम से कम 10 वार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 20 वार्ड, हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। ठीक है, तो बिना जन भागीदारी के ये संभव ही नहीं है। ठीक है, और भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है वो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, ये इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में, और इस समिति ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर है अशोक मेहता समिति, ये भी इसी से संबंधित है। तो इसमें न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी और 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने 78 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संतुष्ट कराया। तो द्विस्तरीय प्रणाली तो ये रही है अशोक मेहता की, लेकिन त्रिस्तरीय प्रणाली रही है बलवंत राय की। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, बहुत बार पूछा गया है। बलवंत राय मेहता है ना, अशोक मेहता। ठीक है, 1977 में जब अशोक मेहता ने अपनी द्विस्तरीय प्रणाली वाली जब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसमें पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान संस्तुति की गई और इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या यानी गाँव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। फिर आता है संविधान की अगर बात करें तो संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 का था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी था, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया। ठीक है, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे इसको और पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने पर संस्तुति LM सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी, इसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि पंचायती चुनाव में गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी। ठीक है, ये देखिए एक और चीज़ है, एग्ज़ाम में पिछले PCS में ही पूछा गया था। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, ये कुछ समितियों के नाम दिए थे और उनके गठन का वर्ष दिया हुआ था और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दे के बिल्कुल नोट करते चलिए। और देखिए जो 73वां संशोधन अधिनियम है, ये 24 अप्रैल 93 को लागू हुआ और इसको पहला अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये जो है ये संशोधन जो है ये मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 घ पहले ही देखा, सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ये कि संविधान के 243 1 के अनुसार राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, और फिर है इसमें कि राज्य की पंचायतों द्वारा निवियोजित हो जा सकने वाले करों और शुल्कों आदि के निर्धारण के लिए ये जो है निर्धारण हेतु
वित्त आयोग होगा जिसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतों के मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार स्वशासन स्थानीय शासन के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 और भाग 9 और भाग 9 क में दिए गए हैं, अतः स्वतंत्र स्थानीय शासन का वर्णन किया गया है। और वहीं जो 74वां संविधान संशोधन 1992 आया था, इसके अनुच्छेद 243 प में बताया गया कि नगर पालिकाओं की जो अवधि है वो 5 वर्ष तक नियत की गई है। अतः मेयर जो है इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 साल। ये म्यूनिसिपैलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। जिला फोरम क्या है, उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के माल और सेवाओं की इसकी जो सुनवाई है वो स्टेट कमीशन करेगा और 1 करोड़ से ऊपर वाले की सुनवाई करेगा नेशनल कमीशन। ठीक है, तो क्या पता चला कि अगर 20 लाख से कम में है तो उसकी सुनवाई करेगा जिला फोरम, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो उसकी सुनवाई करेगा स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी सुनवाई करेगा नेशनल कमीशन। और एक और स्टेटमेंट देख लीजिए कि 243 ZE जो कि 74वें संविधान संशोधन से आया, इसके तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति का गठन किया गया है। ठीक है, और इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित है। तो ये हमने देख लिया पंचायतों के बारे में और थोड़ा बहुत नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो चीज़ें स्किप रह गई हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच।